आदमी से लड़ने के लिए मतलब एक मोदी जी से लड़ने के लिए उधर सारे लोग एक गठबंधन कर लिए हैं। सब आ जाओ, केजरीवाल आ जाओ, ममता दीदी आ जाओ, नीतीश कुमार आ जाओ, मतलब सारे आ जाओ। मोदी जी को हराने के लिए सारे आ जाओ। भाई किसान बिल जो है उससे 70% किसान सहमत थे। एसआईटी जो सुप्रीम कोर्ट की बनी उसकी जो रिपोर्ट आई है उसमें 70% से 80% किसान सहमत थे। तो ये राकेश टिकैत जैसे जो लोग हैं पे ये बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं के वोट बैंक लेती है कांग्रेस, उनके साथ खड़े हो जाते हैं। सोनिया गांधी ने रामलीला मैदान में कहा था सीए प्रोटेस्ट से पहले कि मुसलमानों लड़ाई। 2024 में देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा? क्या नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने में कामयाब होंगे या फिर 26 दलों से बना महागठबंधन इस बार सत्ता परिवर्तन करने में कामयाब होगा? तो चलिए इस पूरे मामले पर जनता क्या सोचती है इसको जानने के लिए कुछ लोगों से बात करते हैं। सर 2024 बहुत निकट है, कौन बनेगा प्रधानमंत्री? देखो इसमें कोई दो राय नहीं है। दो राय इसलिए कहूँगा, देखो कहते हैं ना लाइन में तो सभी लगे हुए हैं, लाइन में सभी लगे हुए हैं कि मेरी बारी कब आएगी, मेरी बारी कब आएगी। पर लगे रहो, जब तक मोदी जी हैं तब तक लाइन में लगे रहो, तुम्हारा बारी कभी नहीं आएगा। ठीक, मोदी जी के बाद योगी जी आएंगे। इसीलिए आप सोच लो कि 24 का पिक्चर एकदम साफ है। मोदी जी के अलावा कोई नहीं आने वाला। बाकी ये सब चीजें देखो, एक आदमी से लड़ने के लिए मतलब एक मोदी जी से लड़ने के लिए उधर सारे लोग एक गठबंधन कर लिए हैं। सब आ जाओ, केजरीवाल आ जाओ, ममता दीदी आ जाओ, नीतीश कुमार आ जाओ, मतलब सारे आ जाओ। मोदी जी को हराने के लिए सारे आ जाओ। अब बताओ, एक अकेला 100 पे भारी पड़ रहा है, इन पे सभी पे भारी पड़ रहा है। इसीलिए लोग सबको इकट्ठा करके लड़ने के लिए कोई हिम्मत था तो अकेले आते, तब मैं जानता कि हाँ मोदी जी से अकेला चैलेंज करके लड़ रहे हैं कि मैं अकेला 24 में लड़ूंगा। सारे लोग गठबंधन करके लड़ रहे हो तो क्या लड़ रहे हो? एक शेर मोदी जी ही अकेला ही काफी है 24 के लिए। आप देख लेना इस बात को, 24 में मोदी जी चेक समझ लो 400 पार होगा। विपक्षी पार्टियां तो लगातार बोल रही हैं कि ये जो बीजेपी की सरकार है इससे जनता त्रस्त हो चुकी है। महंगाई देख लो, बेरोजगारी का मामला देख लो, उस पर क्या कहेंगे? कैसे जीतेंगे फिर मोदी जी? पहली बात देश की सुरक्षा की बात है। अगर देश सुरक्षा, हमारा देश अच्छे से रहेगा। आप एक चीज देखो, हमारे प्रधानमंत्री जी अगर कहीं बाहर देश में जा रहे हैं तो घूमने नहीं जा रहे हैं। आप सोचो, घूमने जा रहे हैं ना, घूमने नहीं जा रहे हैं। वो देश को मजबूत करने के लिए ये जा रहे हैं। अभी भी गए थे वो बाहर और आपने देखा होगा वहां पे भी पनडुब्बी खरीदने की बात कह के आए और पनडुब्बी आएगी, क्योंकि जब देश की सुरक्षा से मजबूत होगा तो क्यों नहीं हम प्रधानमंत्री जी को चुनेंगे। और रही महंगाई की बात, तो महंगाई सबके टाइम पे थी। कोई एक अनोखा नरेंद्र मोदी जी आ गए तो महंगाई क्या नाम है नहीं ज्यादा है। उनके और कांग्रेस के टाइम पे भी सभी के टाइम पे महंगाई थी। पर फर्क इतना है, कांग्रेस के टाइम पे इधर से घुसते थे, दाएं से घुसते थे, बाएं से घुसते थे और किसी भी टाइम बम फोड़ के निकल जाते थे। मोदी के टाइम पे घुसने से पहले 100 बार सोचते हैं, अगर मैं घुस गया तो ये घर में घुस के मारेंगे। इसीलिए 24 में तय है मोदी जी का आना। कांग्रेस के टाइम में ना तो 100 रुपये लीटर पेट्रोल था, ना ही 1200 का गैस सिलेंडर था, और टमाटर को देख लीजिए 200 पार है अभी। कैसे आएंगे, कैसे करेंगे? कांग्रेस के टाइम पे भी हमने 80 रुपया 200 रुपया के प्याज खाए हैं और टमाटर भी खाए हैं। ये कोई वो नहीं है। अब जब खेतों में बाढ़ आ जाएगा, पानी भर जाएगा, सब्जियां ही नहीं उगेंगी तो महंगाई तो होगी, टमाटर महंगा होगा, कहाँ से ले आएंगे बताओ? जो स्टॉक में रखा हुआ है वो महंगा तो बेचेंगे। अब आप एक चीज बताओ, हम पढ़ रहे थे उस टाइम पे, हम दूसरी चौथी क्लास में जब पढ़ रहे थे तो हम क्या करते थे, 2 रुपए में पहुंच जाते थे स्कूल। तो आप क्या चाहते हो आज भी 2 रुपए में स्कूल पहुंच जाए? 2 रुपए में तो नहीं पहुंचेंगे ना। तो जिस तरह देश डेवलप करेगा तो धीरे धीरे महंगाई का भी सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जब देश तरक्की करता है ना
तो देश तरक्की करता, तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ें महंगी होती, क्योंकि देश सुरक्षित रहेगा तो हम भी सुरक्षित रहें। नहीं तो आतंकवादी देखते हो जब बम फोड़ने आते हैं ना, तब ये नहीं पूछते हिंदू मर गया कि मुसलमान मर गया कि सिख मर गया कि ईसाई मर गया। जब बम फोड़ने आते हैं ना तो कोई जात धर्म फोड़ के नहीं है, जो उनका एक ही होता है कि जो मर जाए सब हिंदुस्तानी मर जान दो। आज कोई भी आतंकवादी घुसने से पहले 100 बार सोचता है कि नरेंद्र मोदी की सरकार है, अगर मैं घुस गया तो मैं तो अकेला आऊंगा यहाँ मारने के लिए। पता लगा मैं अकेला मारने आया और उधर से एरोप्लेन गया और वहां पे और जितने उनके कैंप हैं उनको उड़ा के चला आया। लेकिन अगर सुरक्षा को लेकर बात करें तो राफेल पे भी सवाल किया जाता है विपक्षी पार्टियों की तरफ से। अभी फ्रांस गए थे तो वहां पे भी कुछ डीले साइन हुई है जिसमें और राफेल खरीदने की बात की जा रही है, पर विपक्ष अभी भी तंज कस रहा है एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी पर। बड़ी खुशी की बात है। हम तो कहते हैं ऐसे 50 पनडुब्बी आ जाए और भी ज्यादा से ज्यादा पनडुब्बियां और रफेल्स, इतनी रफेल्स आ जाए ना कि अगर कोई भी देश हमारे हिंदुस्तान के ऊपर आंख उठाने से पहले 100 बार सोचे। हिंदुस्तान के पास इतनी रफेल है कि घर में घुस जाएगी तो पता नहीं कितना छेद कर देगी। इस तरह देश को मजबूत कर रहे हैं। इन्होंने अगर देश मजबूत किया होता तो शायद चाइना और ये पाकिस्तान आने वाले टाइम कहते थे हम तो कल का सूरज नहीं देखने थे। एक बार कहा था अटल बिहारी के वाजपेयी के टाइम पे कहा था, उन्होंने क्या कहा था उस टाइम पे मालूम है? अमेरिका से इन्होंने कहा कि मुशर्रफ साहब परमाणु बम फोड़ने की धमकी दे रहे हैं। कॉल आया इनके पास, क्या नाम है, अटल बिहारी जी के पास, कहते हैं 25% मैं भारत को बर्बाद हो दूंगा पर पाकिस्तान कल का सूरज नहीं देखेगा। ये कहा था अटल बिहारी वाजपेयी ने। अगर आज यही चीज मोदी जी के सामने होता तो क्या 25 क्या 1% भी देश को वो नुकसान नहीं होने देते, घुस के मार के आ जाते वो। इसलिए 24 में तय है और बाबा जी को भी खड़ा कर दिया है मोदी जी ने। आने वाले टाइम पे बाबा आदित्यनाथ देखना इस देश को संभालेंगे। चलिए अब भरोसे की बात करते हैं। भरोसे की अगर हम बात करें तो किसान बिल आया, सीएए हुआ, वापस लेना पड़ा, किसान बिल वापस लेना पड़ा। यूसीसी तो अभी आया भी नहीं है, उसको आप देख सकते हैं। तो भरोसा कैसे करेगी जनता अब इन पर? देखो, ड्राफ्ट पे 1 करोड़ से ज़्यादा रिकमेंडेशन आए हैं। जो इसका ड्राफ्ट अभी जो तैयार हो रहा है हो जाएगा पास। राम मंदिर नहीं बना गया। जो कोर मुद्दे हैं भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो के वो तो कंप्लीट कर रहे हैं ना। वो ये तो बाया प्रोडक्ट है भाई। किसान बिल जो है उससे 70% किसान सहमत थे। एसआईटी जो सुप्रीम कोर्ट की बनी उसकी जो रिपोर्ट आई है उसमें 70% से 80% किसान सहमत थे। तो ये राकेश टिकैत जैसे जो लोग हैं, धरनाजीवी, आंदोलनजीवी, इन लोगों ने प्रोपेगेंडा किया, नुकसान करवा दिया। अब अच्छी भाई किसान डायरेक्ट बेच सकता था, किसान किसी भी स्टेट में बेच सकता था फसल। 5-6 ऐसी उसमें टर्म्स थे जिससे बहुत बेनिफिट होने वाला था, उन्हें लिए होने दिया इन्होंने। ये अड़तीये थे सारे, अड़तीयों ने नुकसान करवा दिया। और अभी देखो पिछले दिनों को एक सरदार जी थे, उन्होंने सारा अपना फसल रोड पे बहा दी कि हमें दाम नहीं मिल रहा। अब इन्हें एमएसपी भी दे रहे हैं, अच्छी खासी सब कुछ दे रहे हैं, पर क्या कर सकते हैं। कुछ ऐसे फ़ायदे थे जो किसानों पर, लेकिन मजबूरी थी मोदी जी की। भैया देखो, सिखों को नाराज़ नहीं कर सकते थे, चुनाव अलग से आ रहा था और गुरु नानक देव जी का बर्थडे था उस समय पे। भाई देखो, इस देश की जनता को समझाना बड़ा मुश्किल है, बहकाना बहुत आसान है, तो बहका दिया जाता है। आप बताओ इस देश में एनआरसी आया क्या? एनआरसी का कोई ड्राफ्ट था क्या? क्या अमित शाह जी ने कहा था संसद में एनआरसी आएगा? फिर ये जो इन्होंने आंदोलन किया था शाहीन बाग में, वहाँ पे सीए एनआरसी प्रोटेस्ट क्यों लिखा? भाई जब इस देश में से निकाल किसी मुसलमान की एक सेकंड मैं आपको थोड़ा इस मुद्दे से थोड़ा अलग लेके जाना चाहूंगा। अब सीमा हैदर के बारे में सब सुन रहे हैं, क्या हो रहा है कि पाकिस्तान से आ गई है। कांग्रेस पार्टी पूरी छाती पीट रही है इस वक्त कि कोई दूसरे देश की महिला भारत देश में कैसे घुस गई, उसको वापस भेजो। और ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने सीएए को लेकर खूब मुसलमानों को भड़काया था, और आज ये छाती पीट रहे हैं कि सीमा जो आई है इसको रखो अंदर। वहीं पे ये बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं के वोट बैंक लेती है कांग्रेस, उनके साथ खड़े हो जाते हैं। सोनिया गांधी ने रामलीला मैदान में कहा था सीए प्रोटेस्ट से पहले कि मुसलमानों लड़ाई इस पार और उस पार की है, ठीक है, और सब एक हो जाओ, और इन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया था। चलिए, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी बार बार बोल रही है कि सीमा हैदर को वापस भेजा जाए, और सीमा मतलब हमारी भारतीय सीमा से कितनी ऐसी सीमाएं हैं जो अंदर आ रही हैं, इस सीमा को बाहर भेजने की बात कर रहे हैं। सीए एनआरसी पे मुसलमानों को भड़काया जा रहा है। क्या स्टैंड है कांग्रेस पार्टी का? देखिए, एनआरसी सीए के टाइम पे एक भी मुसलमान की नागरिकता नहीं गई। आपको पता होगा सीए का मतलब होता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट।
नागरिकता संशोधन कानून ये उन लोगों के लिए था। ये देखो 2021 में आपने भी देखा होगा कि अफ़गानिस्तान में विद्रोही आतंकी इस्लामिक आतंकी जो थे तालिबानी 70,000 तालिबानियों ने 3 करोड़ जो मुसलमान थे वहाँ के जो अफ़गानिस्तानी थे उन पे कब्जा कर लिया, गुरुद्वारों को ध्वस्त कर दिया, मंदिरों को ध्वस्त कर दिया और वहाँ की आबादी को भगा दिया। ऐसी आबादी को नागरिकता देने का कानून था, क्योंकि कोई भी लोग यहाँ पे रह रहे हैं, पाकिस्तान से प्रताड़ित होकर हिंदू आया तो हिंदू को यहाँ का आई कार्ड तो बनाना पड़ेगा ना, नौकरी चाकरी के लिए, राशन के लिए। ये नागरिकता संशोधन कानून था, इसमें एनआरसी का कहीं जिक्र नहीं था। हाँ, अमित शाह जी ने संसद में ये जरूर बोला था जैसे सीए आया एक दिन एनआरसी भी आएगा, घुसपैठियों को यहाँ रहने नहीं दिया जाएगा। अब सीमा इधर है, ऐसे लोगों को तो निकालना पड़ेगा ना। अब तो कांग्रेस को भी एनआरसी का समर्थन करना पड़ेगा, क्योंकि राजीव गांधी पहली बार एनआरसी लाए थे असम में, वहीं डिटेंशन सेंटर कैंप बनाए गए थे। और गांधी जी ने भी कहा था जितने भी हिंदू पाकिस्तान और बांग्लादेश जा रहे हैं, उस समय तो ईस्ट पाकिस्तान था वो लोगों का मूल धर्म हिंदू धर्म है जिनका, और उनका घर है ये भारत, तभी भी आओ, उनका स्वागत है। मुसलमानों के लिए नहीं बोला था, वो क्लोज मुसलमानों के लिए था ही नहीं, क्योंकि 90% मुसलमानों ने कहा था कि हम इन गलीच इन काफिर मुसलमान हिंदुओं के साथ रह ही नहीं सकते। हमको उन्होंने घटिया कहा था, हमको मूर्ति पूजक कहा था, हमें काफिर कहा था। ऐसा कह के 90% मुसलमानों ने वोट डाला था। जिन्ना के कहने पे खिलाफत आंदोलन हुआ था, 10 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए थे, और तब जाके बंटवारा हुआ था। उस समय पे एक बात हुई थी कि भाई मुसलमान को नागरिकता नहीं दी जाएगी, हिंदू को दे दी जाएगी, सिख को दे दी जाएगी। लेकिन अब उसके खिलाफ जा रही है कांग्रेस, गांधी जी के वक्तव्य के खिलाफ जा रही है, राजीव गांधी के खिलाफ जा रही है, क्योंकि अब इनकी मुस्लिम तुष्टीकरण मजबूरी बन गई है। क्योंकि कांग्रेस ने, नेहरू ने क्या बनाया, हिंदू मैरिज एक्ट, क्या हिंदुओं से पूछा? मैं एक प्रश्न करना चाहता, यूनिफॉर्म सिविल कोड हम ला रहे हैं, मोदी सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में कहा था, बीजेपी ने जब से पार्टी फाउंड हुई है तब से कह रखा है एक संविधान एक विधान एक निशान, जो कि 370 हटा भी थी, उसके अलावा भी यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब उसमें मेरे को ये बताओ, इन्होंने जब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बनाया तब हिंदुओं से पूछा गया? क्या इन्होंने तब पूछा जब इन देश में वक्फ बोर्ड बनाया? वक्फ बोर्ड देश दिल्ली की सिर्फ 70% प्रॉपर्टीज़ पे दावा ठोकता है अपना, और किसी पे भी दावा ठोक सकता है। कब्जा करना, उनका लैंड जिहाद करना उनका परम कर्तव्य है, क्योंकि उनको कांग्रेस ने प्रिविलेज दी है। उसके अलावा वक्फ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, अब बताओ, जो मुगलों ने मंदिर तोड़े और मस्जिदें खड़ी कर दी, आप क्लेम ही नहीं कर सकते अगर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है। भाई हिंदुओं से पूछा था क्या? हिंदुओं के मंदिर तोड़ने से भी नहीं पूछा। अब हिंदू क्लेम कर रहा है तो उसके लिए आपने कानून खड़ा कर दिया। हलाल सर्टिफिकेशन के लिए पूछा गया। ये बहुत सारे मुद्दे हैं। कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण में अंधी हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान और चीन से ज़्यादा खतरनाक है इस देश के लिए। पर यूसीसी पर समझाइएगा कैसे? अभी तो सिर्फ मध्य प्रदेश में पीएम मोदी ने सिर्फ एक छोटी सी लाइन बोली थी, उसके बाद ही पूरे देश में बवाल मच गया था। कैसे समझाया जाएगा? राम मंदिर पे भी समझाने की जरूरत नहीं पड़ी थी, एक मच्छर तक नहीं मरा था। योगी आदित्यनाथ, वहाँ तो योगी जी है, वहाँ तो योगी जी है, पर देश में कैसे समझाएंगे? मुस्लिमों को कैसे समझाया जाएगा? सीए पर नहीं समझा पाए आप। बिल लेके आएंगे और बिल पास भी किया जाएगा, और देश में अपना यूनिफॉर्म सिविल कोड ज़रूरी है। ये एक गोवा स्टेट में चल भी रहा है, और हर सुप्रीम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 8 से 10 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये बोल चुके हैं कि कोई भी सरकार आती है, यूपीए की हो या एनडीए की हो, कांग्रेस हो या बीजेपी, कि जल्द से जल्द यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करो, कॉमन सिविल कोड लागू करो। आर्टिकल 44 जो संविधान की धारा है, जो हमारे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने जो मेंशन करी है, हम क्या वो इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते? ये हर कोई कोर्ट कहता है, लेकिन ये मेंशन नहीं कर रहे। जस्टिस बोबड़े तो गोवा गए भी थे, लेकिन उन्होंने कहा जुडिशियल प्रोसीडिंग अच्छी है क्योंकि यहाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड है, लेकिन जस्टिस बोबड़े की भी बात नहीं सुनते ये। अब तुष्टीकरण नहीं चलेगा। मोदी सरकार डंके की चोट पे जैसे 370 हटाई थी, वैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड इम्प्लीमेंट कर देंगे। चलिए, अभी मोदी जी का बयान खूब वायरल हुआ था, एक अकेला, सब पे भारी पड़ रहा है, तो अकेले को 39 दलों की क्या जरूरत पड़ गई है? देखिए, ये अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी जी ने एनडीए का गठन किया था, और एनडीए बनाए रखना ज़रूरी है। आप देखो, एक संसद में लोकसभा जो चुनाव होता है, उसमें प्रधानमंत्री बनाने के लिए 272 का नंबर चाहिए। बीजेपी 2014 में मोदी जी के नेतृत्व में 282 जीती, फिर भी एनडीए के हिस्से जितने भी थे, चाहे वो सुखबीर बादल, ये प्रकाश सिंह बादल थे, इनके मंत्री बने, हरसिमरत कौर मंत्री बनी उनकी तरफ से,
जो इनकी पार्टी है, ठीक है, बादल परिवार की, ठीक है, अकाली दल। उसके अलावा एक बंदा महाराष्ट्र से आता है, वो कौन सी जो कहता था कोरोना गो, रामदास अठावले, वो मंत्री है क्या? नहीं है, एनडीए का हिस्सा है। एक अवसरवादी नेता हुआ करते थे, बताते हैं जिसकी पार्टी जीत रहा होता था उसी के साथ खड़े होते थे, रामविलास पासवान, वो थे क्या? नहीं मंत्री। बीजेपी पूर्ण बहुमत से जीती है, लेकिन एनडीए को उन्होंने फिर भी इनवाइट किया, क्योंकि भाई जब बुरे वक्त में तो हमारे साथ थे, तो आज अच्छा वक्त हमारा चल रहा है, तब हम भी आपके साथ हैं। 39 दलों को स्वागत किया है, उनके योग्य नेतृत्व को स्वागत किया है, और उन्हें मंत्री भी बनाया जाएगा। बहुत लोग हैं ऐसे, ठीक है। एक बात और बता देता हूँ मैं, एनडीए को इस समय 400 से ज़्यादा सीटें आ रही हैं। अजीत पवार, एनसीपी समाप्त हो गई है सर, अजीत पवार बीजेपी को सपोर्ट दे चुके हैं, ठीक है। एकनाथ शिंदे, जो वहाँ पे नई शिवसेना बनी है एकनाथ शिंदे वाली, वो बीजेपी के समर्थन में। यहाँ की 80 सीटें अब आपको ओपी राजभर बीजेपी से जुड़ गए और एनडीए से जुड़ चुके हैं, उनके बेटे भी, और वो भी मिल के आए हैं मोदी जी के बाद, अमित शाह जी के बाद, अपना ये योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री जी से मिलकर। ओपी राजभर भी हो गए, चिराग पासवान हो गए बिहार में। बिहार की सारी सीटें बीजेपी को आ रही है। बता रहे हैं वेस्ट बंगाल में भी 25 सीटें इस बार बीजेपी जीत रही है। महाराष्ट्र की टोटल सीटें एनडीए को आ रही है। गुजरात पूरा बीजेपी को आ रहा है, राजस्थान आ रहा है, मध्य प्रदेश आ रहा है, उत्तर प्रदेश आ रहा है, दिल्ली की 7 सीटें आ रही है। 400 के आसपास का आंकड़े ऐसे ही पार कर लेंगे। और बड़ी रही बात कर्नाटक वगैरह की, तो कर्नाटक में भी अच्छा नंबर, अच्छा मार्जिन मार लेंगे। और आने वाले समय में जो अलायंस है ओपोजिशन पार्टी के, वो भी बीजेपी को ज्वाइन कर लेंगे। अब उसमें मुझे लगता है कि कुछ एक न्यूट्रल लोग भी हैं, जैसे कि नवीन पटनायक जैसे लोग, वो भी बीजेपी को समर्थन देंगे। और आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी का, मोदी का युग चल रहा है, आगे भी भारतीय जनता पार्टी मोदी का युग रहेगा, और योगी आदित्यनाथ जी भी प्रधानमंत्री बनेंगे। चलिए आखिरी सवाल, एनडीए की 400 प्लस, बीजेपी की कितनी होगी अकेली पार्टी की? बीजेपी की 350। 350 प्लस मोदी जी अकेले लेके आ रहे हैं इस बार, रिकॉर्ड बनाने के लिए तैयार। देखो, जब मोदी जी ने पहली बार चुनाव लड़ा 282 जीती, दूसरा बार लोकसभा चुनाव हुआ 2019 303 जीती, इस बार कॉन्फिडेंट कह रहा हूँ 350 जीतेंगे। और इस बार नए लोगों को अवसर देंगे मोदी जी, डॉक्टर, इंजीनियर्स, IITians, IRS, IAS, जो भी IPS, इस तरीके के जो हाई प्रोफाइल जो लोग हैं उनको मौका दिया जाएगा, और दिया भी गया है। और इस बार मुझे लगता है बिल्कुल एक नई कैलेबर में बीजेपी ये लोकसभा चुनाव लड़ेगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये देखिए, इस बार एनडीए को सीधा 400 प्लस सीटें दी जा रही हैं, और अकेली बीजेपी 350 सीटें जीतेगी। तो चलिए, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि बीजेपी क्या दोबारा सत्ता में वापस आ पाएगी या नहीं। चलिए, इस आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।